Okay. Today we will talk about for compound. You know the definition of the compound. The compound is that pure substance. Compound is that pure substance which are formed by the combination of two or more element in a definite proportion by their weight. This is the definition for compound. Clear? Any compound is formed when two or more elements are combined with each other. Clear? Understand? And the second definition for compound, you know also, the compound is that pure substance which are formed by the combination of only one type of the molecule. Clear? And this one is the true definition. You can say compound is that pure substance which are formed by the combination of two or more elements in definite proportion by their weight. For example, you can say here NaCl, that is the sodium chloride, H2O, C6H12O6, that is the glucose. These are all compound. Clear? Now we will discuss about what is the properties of a compound. Properties of compound. Clear? The first property here given, the property or the constituents of a compound. The constituents of a compound cannot be separated from each other by any physical method. Clear? Physical method. ये फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो, इसमें क्या लिखा है? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी फिजिकल मेथड. इसका मतलब क्या है कि ये जो NaCl, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड के बनने में दो एलिमेंट इन्वॉल्व है. ठीक है ना? एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन. ऐसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. C6H12O6 जो ग्लूकोज है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी जो भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट हैं, इनको हम किसी भी फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते. क्लियर है ना? अगर हम एज एग्जांपल इसको कंसीडर करते हैं, जैसे आयरन सल्फाइड FeS, ये जो फेरस सल्फाइड जो है, ये जो कंपाउंड बना है, ये दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है. एक है आयरन और एक है सल्फर. क्लियर है ना? यहां पर आयरन जो है, आयरन, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम यहां पर कोई मैग्नेट रख दें, अगर कोई भी मैग्नेट, अगर हम सेपरेटली अगर आयरन की बात करते हो, तो आयरन को हम बाहर या अलग कर सकते हैं किसी भी गिवन मिक्सचर से. कब? जब हम मैग्नेट वहां पर रख दें. आयरन क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ. और वैसे ही जो सल्फर है, सल्फर को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसॉल्व नहीं होता है. इसको डिसॉल्व करने के लिए हम एक कंपाउंड यूज करते हैं जिसका नाम है कार्बन डाइसल्फाइड. ठीक है ना? यानी सल्फर कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर बट इट कैन डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड. यानी अगर अलग अलग हम देखें तो जो आयरन सल्फाइड या जो फेरस सल्फाइड जो कंपाउंड है, उसमें जो दो एलिमेंट है, उसको हम एक फिजिकल मेथड से अलग करना चाह रहे हैं. क्लियर है ना? जैसे ये फेरस सल्फाइड में जो आयरन है, सेपरेटली देखा जाए तो आयरन मैग्नेट लगाने पर निकल जाएगा बाहर. क्लियर? और सल्फर को अगर हम डिसॉल्व कर देंगे कार्बन डाइसल्फाइड में तो वो डिसॉल्व हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर जो ये फेरस सल्फाइड, ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड में अगर हम यहाँ पर मैग्नेट रखें
अगर यहाँ पर मैग्नेट रखा जाए तो यहाँ का जो आयरन है वो सेपरेट नहीं होगा। क्लियर है ना? यानी जो फर्स्ट पॉइंट है यही कह रहा है आपसे कि द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय एनी फिजिकल मेथड। यानी हम ये चाह रहे हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग कर दें। फेरस सल्फाइड जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में से हम चाह रहे हैं कि आयरन को अलग कर दें। तो आयरन को अलग करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं? मैग्नेट। तो मैग्नेट लगाने पर आयरन वहां से बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है ना? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर में क्या है? सल्फर वाटर में तो डिसॉल्व होगा नहीं। अगर इस पूरे कंपाउंड को हम कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करते हैं तो क्या इसमें से सल्फर डिसॉल्व हो जाएगा? तो नहीं डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाउंड, जब भी कोई कंपाउंड अगर बनता है तो उसमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब एलिमेंट, अगर उस एलिमेंट को हम सेपरेट करने के लिए जाते हैं तो वो किसी भी फिजिकल मेथड से, यहाँ पर पॉइंट पे भी नोट करना है कौन सा मेथड दिया है? फिजिकल मेथड से हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट क्लियर है? क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इसका सेकंड पॉइंट क्या है? यहां मैं ऊपर लिख रहा हूं, जो प्रॉपर्टीज का जो सेकंड पॉइंट है इसमें क्या बताया गया है? सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ a compound, the properties of a compound is entirely means completely होता है, entirely differ from its constituent elements। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड के बनने में जो भी एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी और जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है वो एकदम क्या होगी? चेंज होगी। क्लियर है ना? जैसे एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। एज एग्जांपल H2O एक कंपाउंड है, वाटर। आप सभी जानते हो वाटर इज ए कंपाउंड। लेकिन ये वाटर कैसे बना है? आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है। यहाँ पर मैं 2H2 लिख दूं और यहाँ पर ये 2H2O। क्लियर है ना? यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। गैस के फॉर्म में ये रिएक्ट कर रहे हैं और जो कंपाउंड वाटर बन रहा है वो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। क्लियर है ना? तो इसका मतलब प्रॉपर्टी चेंज हुई कि नहीं हुई? ये पहले किस फॉर्म में थे? गैस के फॉर्म में। बन रहे किस फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। यानी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्लियर है ना? दूसरा, अगर सेकंड एग्जांपल हम इसका कंसीडर करें, सेकंड एग्जांपल इसका, तो दूसरा कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड, इसको हम खाते हैं। सब लोग जानते हो कॉमन सॉल्ट, जिसको हम एडिबल सॉल्ट भी इसको कहते हैं। ये खाने के पर्पस में हम यूज करते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सोडियम जो मेटल है और क्लोरीन गैस जो लिक्विड के फॉर्म में है, क्लोरीन गैस है, आपस में ये रिएक्ट करके बना रहे हैं 2NaCl जो सॉलिड फॉर्म में होता है। क्लियर है ना? अगर हम सेपरेटली देखें तो सोडियम जो मेटल है ये पॉइजनस होता है। ठीक है? पॉइजनस, और ये भी जो होता है ये भी पॉइजनस होता है। ठीक है ना? लेकिन जब दो पॉइजनस एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो जो बन रहा है वो क्या है? इसको हम खाते हैं। NaCl कॉमन सॉल्ट को हम खाते हैं कि नहीं खाते? यानी ये कैसे बना है? दो पॉइजन, सोडियम मेटल, ये भी पॉइजनस है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, बहुत तेजी से हमारे स्किन को बर्न कर देगा। ठीक है ना? तो ऐसे में हम इसको सेपरेटली अगर कहें तो खा पाएंगे नहीं। क्लोरीन गैस बहुत ही पॉइजनस है। अगर इसको हम थोड़ा सा इनहेल कर लें तो हमें नाउसिया या वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, शरीर एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी पॉइजनस है। लेकिन ये जब दो पॉइजनस कंपाउंड एलिमेंट आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है? कॉमन सॉल्ट है। और इस कॉमन सॉल्ट को क्या करते हैं? खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रॉपर्टी और इनकी प्रॉपर्टी चेंज हुई कि नहीं हुई?
तो प्रॉपर्टी चेंज होती है। जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी और उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? क्लियर है इतनी बात? अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट क्या है, चलिए उसको कंसीडर कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एनर्जी या तो रिलीज करती है या तो एब्जॉर्ब होता है, यानी कंपाउंड के बनने में एनर्जी में चेंज होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम वही बताएंगे। थर्ड पॉइंट, when a compound is formed, energy is released or absorbed। कहने का मतलब ये है, यहां पर ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं। तो मान लीजिए पहला केस क्या है कि मान लीजिए एक एलिमेंट को मैं यहाँ ई से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाए और ये जो कंपाउंड बना इसके बनने में एनर्जी जो हुई वो रिलीज हुई है। एनर्जी रिलीज का मतलब क्या होगा? बाहर निकलना, यानी हमें वहां पर उसको हीट करने की जरूरत नहीं है। वहां ऑलरेडी रिएक्शन जो हो रहा है, रिएक्शन के बाद हमें हीट बाहर ऑटोमेटिक आफ्टर द रिएक्शन वहां पर एनर्जी जो है या हीट जो है वो बाहर निकल रहा है। ठीक है ना। दूसरा रीजन, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी दोनों कंडीशन है, एनर्जी रिलीज होना और एनर्जी का एब्जॉर्ब होना, दोनों कंडीशन हमें याद रखने हैं। क्लियर ना? यानी कभी भी कोई कंपाउंड बनेगा तो एनर्जी या तो क्या होगी? रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। मान लीजिए अगर हम कोई कंपाउंड बनाने जा रहे हैं H2+O2, वाटर हमें बनाना है और एट रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां पर कोई रिएक्शन, नो रिएक्शन ऑकर, रिएक्शन नहीं होगा। समझ गए ना? यहां पर रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं रिएक्शन होगा? क्योंकि हम ये घटना जो है इन दोनों का रिएक्शन हम किस पर करा रहे हैं? रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर रिएक्ट करके हमें वाटर बनाना है तो वहां पर हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। क्लियर है ना? इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया क्या? नो रिएक्शन ऑकर। लेकिन अगर यहीं पर मैं ऐसे लिख दूं 2H2+O2 और इस पर मैं लिख दूं ऐसे हीट यानी इसको हम हीट कर रहे हैं दोनों को एक साथ मिलाकर, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 2H2। क्लियर है ना? यानी जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो एनर्जी या तो हमें देना पड़ता है या तो एनर्जी खुद बाहर। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए आप एज एग्जांपल कोई जैसे दो तरह का रिएक्शन आप पढ़ते हो, एक इंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। ठीक है ना? तो जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज होगा तो उसको एक्सोथर्मिक, और जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होगा वो। क्लियर है? तो इस तरह से ये दो घटनाएं, कभी भी कोई भी कंपाउंड बनेगा तो हमें कंसीडर करना है, एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है?